यूपीएससी सार प्रेजेंट्स सिंगल यूज प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक। सिंथेटिक पॉलीमर 19वीं सदी के अंत में 1860 के दशक के आसपास दिखाई दिए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्लास्टिक बूम वास्तव में शुरू हुआ। प्लास्टिक फिनोल फॉर्मल्डिहाइड राल यानी बेकेलाइट के रूप में अपनी शुरुआत के बाद से सबसे व्यापक सामग्रियों में से एक बन गया है। प्लास्टिक पर्यावरण के सभी घटकों वायु, पानी और मिट्टी में सर्वव्यापी घुसपैठ कर चुका है। खासकर इस तथ्य के कारण कि खाद्य उत्पादों जैसे डेयरी उत्पादों, मांस, मछली, खनिज, पानी सहित पेय के लिए बाजार में पाए जाने वाले खाद्य पैकेजिंग के बड़े हिस्से प्लास्टिक से बने होते हैं। प्लास्टिक कचरा, विशेषकर सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा, आज एक समय की एक बड़ी समस्या बन गई है। प्लास्टिक कचरे से तात्पर्य प्लास्टिक की उन वस्तुओं से है जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जाता या ठीक से निपटाया नहीं जाता, जिससे भूमि, जल और वायु प्रदूषण होता है। प्लास्टिक सामग्री समुद्री पर्यावरण में मौजूद कचरे का 60% से 80% है और समुद्रों व महासागरों में तैरने वाले 90% कचरे का प्रतिनिधित्व करती है। समुद्री पर्यावरण में मौजूद प्लास्टिक कचरा समुद्री जीवों द्वारा निगले जाने के जोखिम के कारण पर्यावरण और समुद्री जीव दोनों के लिए खतरा है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में कम से कम 267 प्रजातियां इस समस्या से प्रभावित हैं, जिनमें 44% पक्षी, 43% स्तनधारी, 86% कछुए और विभिन्न मछली प्रजातियां शामिल हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक यह ऐसे प्लास्टिक उत्पाद हैं जिन्हें फेंकने या रिसाइकिल करने से पहले केवल एक बार उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वस्तुएं अक्सर हल्की और सस्ती होती हैं, पैकेजिंग और सुविधाजनक वस्तुओं के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। उदाहरणों में प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, बोतलें और खाद्य पैकेजिंग शामिल हैं। वे अपने छोटे जीवनकाल और पुनर्चक्रण में कठिनाई के कारण प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत हैं। हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में 120 माइक्रोन से कम के सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रतिबंध में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की 19 श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें प्लास्टिक कटलरी, स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन और प्लास्टिक के झंडे शामिल हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में ये बताया गया है कि लोग प्रति वर्ष औसतन 39,000 से 52,000 माइक्रोप्लास्टिक कण खाते हैं। ये परिणाम उन अध्ययनों के आधार पर प्राप्त किया गया था जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा का मूल्यांकन किया गया था। यदि सांस के साथ अंदर जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक कणों के अनुमान को जोड़ा जाए, तो ये संख्या लगभग 74,000 कणों तक बढ़ सकती है। पीने के नल के पानी के लिए जहां 4,000 कण जोड़े जाते हैं, जबकि प्लास्टिक की बोतलबंद पीने के पानी के लिए ये संख्या 9,000 कणों से बढ़ जाती है। व्हाट इज माइक्रो प्लास्टिक? माइक्रोप्लास्टिक क्या है? माइक्रोप्लास्टिक छोटे प्लास्टिक कण होते हैं जिन्हें आमतौर पर 5 मिलीमीटर से कम आकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे या तो बड़े प्लास्टिक आइटम के टूटने से बनते हैं या विशिष्ट उपयोगों के लिए छोटे कणों के रूप में निर्मित होते हैं। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, ये जानबूझकर प्लास्टिक उद्योगों द्वारा छोटे आकार में निर्मित किए जाते हैं। ये छोटा आकार उत्पाद की चिपचिपाहट, स्थिरता और शारीरिक उपस्थिति को नियंत्रित करने या एक अपघर्षक प्रभाव डालने को संभव बनाता है। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक का प्रयोग कई सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त माइक्रोबीड्स, सफाई उत्पादों आदि में किया जाता है और यह इनके माध्यम से ये माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण में समा जाते हैं। द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, यह माइक्रोप्लास्टिक मैक्रो या मेसोप्लास्टिक्स के खंडित उत्पाद हैं जो मुख्य रूप से विभिन्न पर्यावरणीय प्रक्रियाओं जैसे बायोडिग्रेडेशन, फोटो डिग्रेडेशन, थर्मोऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, थर्मल डिग्रेडेशन और हाइड्रोलिसिस के प्रभाव में होते हैं। ये बड़े प्लास्टिक आइटमों के अपक्षय, उप विकिरण और यांत्रिक घर्षण के कारण टूटने से बनते हैं। पर्यावरण में, खास तौर पर समुद्र में, प्लास्टिक को यांत्रिक, भौतिक और जैविक ताकतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अपक्षय, उप-किरणों, कम तापमान के साथ साथ लहरों और रेत से यांत्रिक घर्षण के कारण ऑक्सीकरण के बाद प्लास्टिक खराब हो जाता है और स्क्रैप में बदल जाता है। इस प्रकार द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक मैक्रोप्लास्टिक के विखंडन से उत्पन्न होते हैं। जलीय वातावरण में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स पर्यावरण में कचरे के रूप में पहले से मौजूद मैक्रोप्लास्टिक्स के विखंडन, क्षरण से उत्पन्न होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के इस व्यापक प्रभावों के खतरे के बारे में चेतावनियों के बावजूद 2024 में दुनिया भर में उत्पादित लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक में से केवल 10% का ही पुनर्चक्रण किया गया एवं 13% को जला दिया गया और बाकी 75 से 77% पर्यावरण या लैंडफिल में मिल गया।
जो कि द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक के निर्माण के लिए एक प्रमुख स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। माइक्रोप्लास्टिक कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है, जिसमें शारीरिक क्षति, रासायनिक विषाक्तता और पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य में व्यवधान शामिल हैं। इन्हें जीवों द्वारा भोजन, पानी या श्वास द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, जिससे संभावित नुकसान हो सकता है, और ये पर्यावरण में हानिकारक रसायन भी छोड़ सकते हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, कोशिकीय क्षति, माइक्रोप्लास्टिक मानव कोशिकाओं में सूजन, कोशिका मृत्यु, एपोप्टोसिस और ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा कर सकता है। आंत माइक्रोबायोम व्यवधान, वे आंत में बैक्टीरिया के संतुलन को बदल सकते हैं, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि माइक्रोप्लास्टिक्स के न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव हो सकते हैं, जो गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। हृदय संबंधी समस्याएं, एक हालिया अध्ययन में धमनी पट्टिका में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स को दिल के दौरे, स्ट्रोक या मृत्यु के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। हार्मोन व्यवधान, माइक्रोप्लास्टिक हार्मोन उत्सर्जन में हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे प्रजनन स्वास्थ्य और अन्य शारीरिक कार्यों पर असर पड़ सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का अति सक्रिय होना, माइक्रोप्लास्टिक्स प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे संभावित स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पर्यावरण पर प्रभाव, जैव संचय, बायोएक्यूमुलेशन, माइक्रोप्लास्टिक जीवों में जमा हो सकते हैं, जिनमें मानव द्वारा खाए जाने वाले जीव भी शामिल हैं, तथा ये विषाक्त पदार्थों को खाद्य श्रृंखला में संकेंद्रित कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र व्यवधान, माइक्रोप्लास्टिक्स प्लवक जैसे जलीय जीवों को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विकास व प्रजनन को प्रभावित कर सकते हैं, तथा संभावित रूप से संपूर्ण खाद्य जाल को बाधित कर सकते हैं। मिट्टी और पौधों को नुकसान, माइक्रोप्लास्टिक्स मिट्टी की विशेषताओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और उपज में कमी आ सकती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी तथा 3Rs रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जैसी पद्धतियों का प्रयोग करें, ताकि न केवल प्लास्टिक का औचित्यपूर्ण उपयोग करें, बल्कि प्लास्टिक से इतर अन्य विकल्पों की भी तलाश करें और प्लास्टिक से अपनी निर्भरता घटाएं। प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी, यह एक टिकाऊ प्रणाली है जिसमें प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देने के बजाय दोबारा इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें कचरे को कम करना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और प्लास्टिक को यथासंभव लंबे समय तक प्रचलन में रखना शामिल है। इसके लिए रिसाइक्लिंग, दोबारा इस्तेमाल और टिकाऊपन और पुनर्चक्रण के लिए उत्पादों को फिर से डिज़ाइन करना जैसी रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी की मुख्य रणनीतियाँ हैं: रिसाइक्लिंग, reuse, redesign, which includes developing products with longer lifespans, easier repair and enhanced recyclability. Waste reduction, alternative materials like bio-based or compostable plastics. Thank you for watching.